एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सीसीएस रूल्स की बात करेंगे। सीसीएस रूल्स का क्रैश कोर्स है आपके लिए। एमसीआरई का रिसेंटली एग्जाम है, नेटर एएसओ का एग्जाम आने वाला है। कोई भी आपका आईआईटी, एनआईटी या कोई ऐसा अदर एग्जामिनेशंस जहां पर सीसीएस रूल्स और सर्विस रेगुलेशंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली ये क्लास काफी हेल्पफुल आपके लिए साबित होगी। तो सीसीएस रूल्स के साथ साथ सर्विस रेगुलेशंस के टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे। बेसिकली पॉसिबल थ्योरेटिकल सेक्शन के साथ साथ पॉसिबल क्वेश्चंस का भी डिस्कशन इसी सेशन के अंदर हम करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल पर इंटीमेशन एंड फर्दर कंफर्मेशन मैसेजेस जो हैं आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सीसीएस रूल्स का एक क्रैश कोर्स है, बेसिकली डिजाइन किया गया है एमसीआरई के पर्सपेक्टिव से। बाकी कोई भी एग्जाम है तो आपका जरूर हेल्पफुल रहेगा, आपके काम आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें एक चीज पढ़ाएंगे आपको, वेलफेयर जो मेजर्स लिए जाते हैं एम्प्लॉय के। वेलफेयर क्या, जो एम्प्लॉय के कल्याण के लिए काम करते हैं। कल्याण के लिए कैसे काम करते हैं? एक जैसे स्कीम होती है, ठीक है, इमीडिएट रिलीफ मिलता है फैमिली मेंबर्स को अगर एम्प्लॉय के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है, वो सर्विस के ड्यूरेशन में उनकी डेथ हो जाती है। तो सर्विस के दौरान अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उसको डेथ इन सर्विस बोला जाता है। और इमीडिएट रिलीफ का प्रावधान है उसकी फैमिली को किस हिसाब से दिया जाता है, इसके अंदर बात करेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें क्या है ये हमने आपको बताया, ये इमीडिएट रिलीफ है। ठीक है, इमीडिएट रिलीफ टू द फैमिली मेंबर्स। इसमें क्या है कि एक मॉनेटरी रिलीफ मिल जाता है उन्हें। क्या मिल जाता है? मॉनेटरी रिलीफ मिल जाता है। मॉनेटरी का मतलब होता है धन संबंधी, यानी कि कुछ जो पैसे से संबंधित हेल्प है उनकी हो जाती है। कितनी हेल्प हो जाती है तो ये चीज आप देख लेते हो एक बार। 2 महीने की बेसिक, या तो जो एम्प्लॉय है जो जिनकी डेथ हुई है उनकी जो बेसिक है तो 2 महीने की बेसिक, या ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए। दो चीज, अगर मान लो बेसिक कम थी जैसे पहले बात की जाती है इसकी, तो 25,000 रुपए तक मैक्सिमम परमिसिबल है कि इमीडिएट मॉनेटरी रिलीफ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फैमिली को दी जाती है जो एम्प्लॉय की डेथ इन सर्विस हो जाती है। ठीक है, ये 25,000 क्या है? अब आपको लगेगा कि 25,000 से क्या होगा, तो ये एक वो इमीडिएट मॉनेटरी हेल्प है जो उनके एक तरह से रिचुअल्स में काम आएगी। बाकी इसकी रिकवरी है, वो जो भी डेथ ग्रेचुटी है या लमसम कोई अमाउंट मिलता है या कोई उन्हें और कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलता है तो उसमें से एडजस्ट कर लिया जाता है इसको। तो एडजस्टमेंट की हम जरूर इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो देखो परमिट कौन कर सकता है इस चीज के लिए कि एक तो ये इमीडिएटली देना होता है, तो कैसे है ये? चलो देखो, एक तो ये इमीडिएटली देना होता है और इसको ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर परमिट कर सकते हैं डिसबर्स करने के लिए इस अमाउंट को इस केस में। ठीक है, तो डीडीओ है जो वो परमिट करता है डिसबर्स करने के लिए जो अमाउंट है रिलीफ के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर कोई ऑफिशियल डाई कर जाता है सर्विस के दौरान जब वो फॉरेन सर्विस में हो, तो इस पॉइंट में हमने आपको बताया फॉरेन सर्विस, एक तो इंडियन सर्विस के बारे में बताया, एक ये है कि एम्प्लॉय अगर कोई फॉरेन सर्विस के अंदर है और उनके साथ में ऐसा मिसहैप कुछ हो जाता है तो क्या कंडीशन है। तो इसमें ये कंडीशन है आपने याद रखनी है कि एडवांस है जो वो पेरेंट डिपार्टमेंट सेंक्शन करता है। ठीक है, अब वैसे तो ये फॉरेन में है, लेकिन क्या है, इसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो एडवांस को सैंक्शन कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि इस केस में जो पहले वाला केस था हमने आपको बताया उसमें तो डीडीओ को परमिशन थी, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग जो ऑफिसर है वो परमिट कर सकता है डिसबर्स करने के लिए अमाउंट को। लेकिन फॉरेन सर्विस के केस में डिसबर्समेंट का क्या तरीका है, उसमें जो एडवांस दिया जाता है उसको सैंक्शन करता है पेरेंट डिपार्टमेंट। पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा होता है? पेरेंट डिपार्टमेंट वो होता है जहां से कोई एम्प्लॉय फॉरेन सर्विस के लिए डेप्यूट होता है, जाता है। ठीक है, तो फॉरेन सर्विस के लिए जहां पे गया वो तो एक तरह से बोरिंग डिपार्टमेंट है जहां पे वो गए हैं डेपुटेशन पे, और ये जो है ये लैंडिंग डिपार्टमेंट है। लैंडिंग डिपार्टमेंट ही पेरेंट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, जहां से वो एम्प्लॉय एक्चुअल में बिलोंग करता है। अब अभी हमने एडजस्टमेंट की बात की थी आपसे कि जो एडजस्टमेंट है, सॉरी एडवांस की बात की थी। अब इस एडवांस के एडजस्टमेंट का क्या होता है ये देख लेते हैं, ये आपको क्लियर कर देते हैं। तो देखो बच्चों, विद इन 6 मंथ हो जाता है ये। तो आपने अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, यही चीज आपने याद रखनी है। ठीक है,
विद इन 6 मंथ के दौरान एडजस्टमेंट हो जाता है जो एडवांस दिया जाता है। और इस एडवांस को एडजस्ट किस में से किया जाता है ये भी हमने यहां पे मेंशन किया हुआ है। तो आप नोट्स का जो मेथड देखोगे इनको आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। एक बच्चे का क्वेरी भी थी, हमने उनको रिप्लाई करके बताया कि अगर सपोज करो इसमें बहुत ज्यादा नहीं लिखा, अगर आप इसको एक पेज पे निकालोगे तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो आप लोगों ने करना कैसे है, आप लोगों ने जो पीपीटी की पीडीएफ है आपकी, एक पेज पे वन साइड आप देखोगे 2 स्लाइड्स आपको देखने को मिल जाएंगी प्रिंट में, उसके बैक साइड भी आपको 2 स्लाइड्स देखने को मिल जाएंगी। तो एक पेज पर 4 स्लाइड जब आप लोगे तो वो इकोनॉमिकल भी रहेगा, पढ़ने में ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो नोट्स की तरह काम करेगा ये। अब एरियर है आपका, या डेप्थ की ग्रेजुइटी है, या जीपीएफ का जो लमसम है, या कुछ भी है आपका, ठीक है, तो इसमें से ही आपका एडजस्टमेंट कर लिया जाता है एडवांस का। तो इसलिए ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हुई आपको ये चीज, किसमें से होना है, वो एरियर ऑफ पे, डेथ ग्रेजुइटी, जीपीएफ और सीपीएफ से 6 महीने के अंतर के जो ड्यूरेशन के अंदर अंदर ही उसको एडजस्ट कर लिया जाता है उस एडवांस को। ठीक है, चलो जी, सेकंड आ जाता है बच्चों आपका जीआईएस 1980। तो जीआईएस क्या है, सबसे पहला सवाल यही आ जाता है। अब जो पहला टॉपिक था वो हमने आपको बता दिया है एडजस्टमेंट के बारे में सब कुछ। अब आ जाता है जीआईएस। तो जीआईएस होता क्या है, तो जीआईएस होता है आपका ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, 1980 के अंदर आई है, इसलिए इसको जीआईएस बोलते हैं। और एग्जैक्टली आप पढ़ोगे तो सी जी आगे हम बताएंगे, वो फुल फॉर्म भी आपसे पूछेंगे। ठीक है, चलो, तो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है 1980, ये कंपलसरी है हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, ये बस आपने याद रखना है। क्या है ये, कंपलसरी है हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। तो बच्चों सीसीएस रूल्स के क्रैश कोर्स में है क्या, सीसीएस के क्रैश कोर्स में कोशिश की जाती है जितना आपका सिलेबस है वो एक ही तरीके से, फास्ट तरीके से आपको रिवाइज कराया जा सके जो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसलिए क्रैश कोर्स बड़ा हेल्पफुल है अगर अभी तक आपने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो। ठीक है, वैसे जो बच्चे प्लानिंग से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो डे 1 से कहीं ना कहीं से अपना जुड़े हुए हैं, या यूट्यूब वीडियोस के थ्रू जुड़े हुए हैं, या कोर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। लेकिन क्रैश कोर्स की फैसिलिटी भी उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनकी प्रिपरेशन पहले थी, अभी रैंक है जो थोड़ा प्लस है उनका, या जो नॉलेज लेवल है, या वो अपना उनको लगता है कि इस बार क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंगली वो पेपर को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी हेल्पफुल रहता है जब आपके पास टाइम कम रहता है। तो जीआईएस की बात कर रहे थे, जीआईएस में है क्या, जीआईएस में आपको 2 बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ट्विन बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और इन ट्विन बेनिफिट्स में एक तो इंश्योरेंस का कवर है जो आपको मिलता है, और दूसरा बेनिफिट मिल जाता है लमसम अमाउंट। ठीक है, तो हम एक पूरी की पूरी टेबल बताएंगे आपको कि क्या तो इंश्योरेंस कवर होता है फैमिली के लिए, और क्या है जो लमसम पेमेंट है आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाती है। ठीक है बच्चों, किसके टाइम पे मिल जाती है, रिटायरमेंट के टाइम पे लमसम अमाउंट कितना मिल जाता है, और साथ के साथ इंश्योरेंस का जो कवर है वो कितना होता है, ये इसके अंदर आपको पता लग जाएगा। तो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की बात कर रहे हैं, सीजीईजीआईएस बोलते हैं इसको। सीजीईजीआईएस क्या होता है, सीजीई हमने नहीं बताया आपको, केवल जीआईएस बताया। क्यों, क्योंकि सीजीई का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो इस फुल फॉर्म को अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा यहां से। ये है आपका सेंट्रल, ये है आपका गवर्नमेंट, ये है एम्प्लॉय, ये है ग्रुप, ये है इंश्योरेंस। ठीक है, और ये एस से है आपकी स्कीम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम बोलते हैं सीजीजीआईएस को, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। अपॉर्शनमेंट रेशियो कितना होता है, अपॉर्शनमेंट, तो ये अपॉर्शनमेंट का मतलब है कि जो शेयर है, अब ये स्कीम आपको थोड़ी देर पहले बताया था ट्विन बेनिफिट पे काम करती है। पहला बेनिफिट है इसमें आपको पैसे मिल जाते हैं, दूसरा बेनिफिट है आपको इंश्योरेंस भी मिल जाता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस के बेनिफिट है, साथ के साथ लमसम अमाउंट का बेनिफिट है आफ्टर द रिटायरमेंट। तो इसका 70 और 30 का रेशो माना जाता है। 70% में आपका सेविंग होती है, और 30% के अंदर आपका इंश्योरेंस का फंड होता है। ठीक है, 70% में क्या होता है, 70% में सेविंग होता है, और जो बाकी है आपका ये 30% में क्या होता है, 30% में आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाता है।
तो इसीलिए इस रेशियो को आपने याद रखना है 70-30। मेंबरशिप की बात करेंगे ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर, तो ओनली फ्रॉम 1 जनवरी एवरी ईयर। मेंबरशिप जो है वो केवल 1 जनवरी से काउंट होती है। अब जो आपके पॉसिबल डाउट्स है पेपर में, देखो सवाल तो यही बनेंगे, टॉपिक इजी है, क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल बनेंगे जो फैक्ट्स बेस होंगे। तो 1 जनवरी से ही आपकी मेंबरशिप को माना जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है, अगर किसी ने 2 जनवरी को ज्वाइन किया हो इंस्टीट्यूट को, ऑर्गेनाइजेशन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, या 1 जनवरी के अलावा कभी भी वो ज्वाइन करता है, तो क्या कंडीशन रहती है? तो देखो सवाल हमारा ये था कि मेंबरशिप अगर जीआईएस की कोई एम्प्लॉय 1 जनवरी के बाद अगर ज्वाइन करता है, सीधी सीधी बात है, अगर वो 1 जनवरी के बाद एनरोल हो सकता है वो 2 जनवरी हो या कोई भी डेट रहे पूरे साल की, तो उसको एनरोल माना जाएगा नेक्स्ट ईयर से। आपने ये बात समझनी है बस। मतलब जो जीआईएस की मेंबरशिप है वो क्या है, एनरोल्ड आप समझे जाते हो 1 जनवरी 2000 जो भी चल रहा है, 25 है, 26 है, 27 है, जैसे भी है। अगर आपने मान लो 20 जून को ज्वाइन किया है तो जीआईएस के आप मेंबर रहोगे, कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे। बाकी कंप्लीट मेंबरशिप अगर आप गेन करोगे तो वो नेक्स्ट ईयर के 1 जनवरी 2026 से ही ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, तो इस बात को आपने समझना है। पेपर में जब भी सवाल पूछा जाएगा कि ओनली फ्रॉम विच डेट, तो ओनली आंसर आपका हो जाएगा कि भाई 1 जनवरी से होता है। कब से होता है? केवल 1 जनवरी से होता है, जो ये ऑप्शन उनको मिल जाता है। क्या ऑप्शन मिल जाता है कि भाई 1 जनवरी से ही वो मेंबर हैं जो कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, चल अब फ्रॉम अपॉइंटमेंट डेट टू 31 दिसंबर, यही सवाल था अभी थोड़ी देर पहले हम करने वाले थे, आपको बताने वाले थे कि भाई मान लो 1 जनवरी के बाद हमने ज्वाइन किया है और जीआईएस के अंदर हम कवर तो होते हैं, लेकिन पूरी तरह से इनरोल तभी माने जाएंगे जब 1 जनवरी को, चाहे वो पहले आ जाए या आपकी ज्वाइनिंग के नेक्स्ट ईयर में आए। तो जो टोटल बेनिफिट मिलता है वो आपको फंड का नहीं मिलता, सेविंग का नहीं मिलता, वो केवल इंश्योरेंस का कवर मिलता है आपको। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, जीआईएस का केवल आपको इंश्योरेंस का कवर मिलता है। बस इतनी बात है जो आपने समझनी है। ठीक है, किसका कवर मिलता है? केवल इंश्योरेंस का कवर मिलता है। चल, ये मंथली सब्सक्रिप्शंस हैं जो जीआईएस से जुड़ना चाहता है, पुराने रेट पे भी है और नए रेट पे भी है। तो पहले पुराने रेट वाला डिस्कस कर लेते हैं। पुराने रेट वाले में क्या था और वे जो इंश्योरेंस कवर है ये कितना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्रुप कौन कौन से हैं, रुपए कितने पे करने पड़ेंगे मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए आपको। देखो, अगर आप ए ग्रुप के एम्प्लॉय हो तो आपको 80 रुपए मंथली डिडक्शन करानी होगी अपने सैलरी से। अगर आप बी ग्रुप के हो तो उसकी आधी यानी 40, सी के हो तो 40 की आधी 20, डी के हो तो 20 की आधी 10। ठीक है, मतलब जितना लेवल आपका बढ़ता जाएगा उतने आपके डबल टाइम्स अमाउंट डिडक्शन बढ़ जाएगी। जितना लेवल जैसे जैसे डाउन होता जाएगा उतने उतने परसेंटेज में आपके जो 50% डाउन होता चला जाएगा। ऐसे ही इसका इंश्योरेंस का कवर है। ठीक है, कितना इंश्योरेंस मिलेगा? 80 में 80,000, तो एक तरह से कितना कह देंगे हम इसको, 1000 गुना 40 में 1000 से कर लो 40,000, 20 में 20,000, 10 में 10,000। तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपको याद करना। तो मंथली सब्सक्रिप्शन है ग्रुप जो इंश्योरेंस स्कीम का है, तो ए क्लास वालों को मिलता है बच्चों 80 रुपए में 80,000, बी को 40 में 40, सी को 20 में 20,000, डी को 10 में 10,000। ठीक है, अब आ जाते हैं रिवाइज रेट पे। अब ये रेट बढ़ चुकी है, रिवाइज हो चुकी है। कैसे रिवाइज हो चुकी है? इस रिवाइज रेट में पॉलिसी है, ग्रुप तो आपको बताए हुए हैं, उसके बाद रुपए हैं जो बिफोर एनरोलमेंट है। क्योंकि देखो आपको पता है एनरोलमेंट आपका कब से माना जाता है, 1 जनवरी से माना जाता है। 1 जनवरी के बाद में अगर आपने ज्वाइन किया है तो उसको बिफोर एनरोलमेंट काउंट करेंगे, और जैसे ही 1 जनवरी आ जाती है तो फिर उसको आफ्टर एनरोलमेंट काउंट करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर हम अमाउंट बताएंगे इंश्योरेंस का कितना है। तो आपने देखा होगा इंश्योरेंस का लगभग जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, 50% तक बढ़ गया है। 80 है जो 80 का 1/20 हो गया है। अभी देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। और जो मंथली जो डिडक्शन है वो बिफोर एनरोलमेंट कम होती है और आफ्टर एनरोलमेंट वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब जैसे देखो ग्रुप ए है, तो ग्रुप ए का जो एम्प्लॉय है उसमें क्या है, ग्रुप ए का जो एम्प्लॉय है उसमें बिफोर एम्प्लॉयमेंट 40 रुपए देने हैं, बी को 20 देने हैं, सी को 10 देने हैं, डी को उसके 5 देने हैं। तो है तो बिल्कुल आधे आधे आधे।
ऐसे ही आफ्टर एनरोलमेंट आप देखोगे 40 वाले को 120 हो जाएंगे, 3 गुने हो जाएंगे। 20 वाले को 60 देने हैं, 10 वाले को 30 देने हैं, 5 वाले को 15 देने हैं। और ये कब देने हैं? एवरी मंथ होना है। तो इसमें जितने भी पैसे लिखे हैं ना वो मंथली 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 है। और इंश्योरेंस जो कवर होगा उसमें अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस वो ए क्लास वालों का 120 में फिर वही 1000 गुना 1,20,000, 60 का 1000 गुना 60,000, 30 का 1000 गुना 30,000, 15 का 1000 गुना 15,000। तो ये ओल्ड रेट का ही रेशियो है। तो आपने इस ग्रुप के हिसाब से क्या याद रखना है? बिफोर एनरोलमेंट याद रखना है, आफ्टर एनरोलमेंट याद रखना है, और जो है अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस है वो आपने याद रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ नोट है जो आपको समझाना है, जरूरी है। ठीक है, तभी आप क्लियर कर पाओगे ये बातें। ये जो ग्रुप सी का एम्प्लॉय है, पहले उनको ग्रुप डी पहले अलग हुआ करता था, अब ग्रुप सी के अंदर ही आता है ग्रुप डी भी, तो इसलिए हमने आस्ट्रॉयल ग्रुप डी लिखा है। पे लेवल अगर कोई 1 पे है तो 1800 ग्रेड पे में आता है वो। आपको पता है सबसे कम सैलरी पे लेवल 1 में 1800 ग्रेड पे के अंदर ही होती है। इसके बाद अगर सब्सक्रिप्शन लेना है ना आपने, तो वो 30 रुपए हो गया था भाई। पे लेवल 1 से भी सब्सक्रिप्शन है जो इसका 30 रुपए पर मंथ हो गया था 2011 के बाद। कौन से 2011 के बाद? जनवरी 2011 के बाद। ठीक है, जनवरी 2011 के बाद क्या हुआ कि जो सब्सक्रिप्शंस का रेट है वो 30 रुपए पर मंथ हो गया। अब ये मंथली है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ये आपने बिल्कुल याद रखना है। एक और नोट है उसको भी याद रखो, पढ़ो इसको। ग्रुप कौन सा है? सी है, बी है या ए है जो डिसाइड करता है कि कब होता है? आपने 5 जून को ज्वाइन किया, अब ये कौन सी चीज है जिससे ये ज्वाइन करेगा कि भाई इसके कितने पैसे कटने चाहिए, किसके कितने कटने चाहिए, किस लेवल पे कटने चाहिए? तो देखो, जो ग्रुप आपका 1 जनवरी को है वो आप पोस्ट जो होल्ड करोगे 1 जनवरी को, उसके बेसिस पे ही आपका ग्रुप डिसाइड होगा। ठीक है, सी में आते हो तो 1 जनवरी से सी में माने जाओगे, बी में आते हो बी में, ए में होते हो ए में। सी में होते हो 1 जनवरी से प्रमोशन कुछ हो जाता है, बीच में कुछ और बन जाते हो, तो नेक्स्ट ईयर जब 1 जनवरी आएगा तब से ही वो प्रमोटेड काउंट होगा, आपका लेवल है सी से बी माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी हमने लिखी हुई है, हम क्लियर कर देंगे इसको। अब जैसे ये देख लेते हैं ग्रुप सी का एम्प्लॉय, जो अभी हमने बात बताई कि अगर उसको प्रमोट कर दिया जाता है, ग्रुप सी का कोई एम्प्लॉय है, ये ग्रुप सी एम्प्लॉय है और इस ग्रुप सी एम्प्लॉय को कर दिया यहाँ पे प्रमोटेड। अब ये प्रमोट होने के बाद बन जाते हैं ग्रुप बी के, और ग्रुप बी का हम इस तरह से मान लेते हैं 2 जनवरी 2025 को। तो इंश्योरेंस जो कवर है ना इनका 30 रुपए ही कटते रहेंगे इनके साल भर तक। कब तक कटेंगे? दिसंबर तक कटेंगे। और जैसे ही 1 जनवरी 2026 आएगा, ये जो एम्प्लॉय प्रमोट हो चुके थे, अब इनकी रेट है वो रिवाइज हो जाएगी, 30 की जगह इनका 60 रुपए मंथली डिडक्शन है जो स्टार्ट हो जाएगा सैलरी से 1/1/2026 से। तो ये बच्चों वही बात है, नोट्स के जरिए समझाई है, लिखी हुई है, ताकि आप एक बार तो आप क्लास देखोगे, क्लास के बाद आप केवल नोट्स देखोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और बच्चों नोट्स हैं, अगर आपके मन में अब सवाल आएगा कि नोट्स हैं ये कहाँ पे मिलेंगे, क्लास की पीडीएफ है ये कहाँ पे मिलेगी, तो ये ओनली कोर्स मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। तो कोर्स मेंबर्स के बेनिफिट्स क्या है कि 6 मंथ तक का कोर्स है, 1 ईयर तक का कोर्स है। अमाउंट क्या है, कैसे कैसे ज्वाइन करना है, सब व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, किस तरह से कोर्स को ज्वाइन करना है, रीजनेबल रेट्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी एग्जामिनेशन है आने वाले टाइम में, सीआरई है, एनआईटी है, आईआईटी है, कोई भी एग्जाम है, 6 मंथ 1 ईयर जैसे आपकी वैलिडिटी होती है, कोई भी एग्जाम के लिए आप कंपीट कर सकते हो, फाइट कर सकते हो। हमारी तरफ से आपको मॉक टेस्ट जितनी पॉसिबिलिटी होगी, जो जो क्लास पीडीएफ्स आने वाले टाइम में जितनी भी क्लासें हैं सब अवेलेबल होंगे आपके लिए। ठीक है, तो ग्रुप सी एम्प्लॉय का पता लग गया, प्रमोट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या कंडीशन रहती है ये हम आपको समझा चुके हैं। अब आ जाते हैं बच्चों एम्प्लॉय जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो लीव पर एम्प्लॉय है उसकी रिकवरी उस पीरियड की इंटरेस्ट से की जाती है नेक्स्ट मंथ की सैलरी में से। मान लो कोई एम्प्लॉय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर होता है और अब उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के पीरियड की जो रिकवरी की जाती है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के लिहाज से, ये कोई वैसे रिकवरी नहीं है, कोई लोन की रिकवरी नहीं है, ये है जीआईएस की रिकवरी, ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम की। तो क्या होता है, नेक्स्ट महीने की जो सैलरी है ना उसको भी इंटरेस्ट के साथ में डिडक्शन की जाती है, मतलब ये मैंडेटरी है कटाना। ठीक है, और आपने उस ड्यूरेशन में नहीं कटवाया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली हुई है आपने, तो क्या होगा, विद इंटरेस्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ सैलरी आपका डिडक्शन रिकवरी उस पीरियड की हम कर लेंगे, ऐसा बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है,
अब दूसरा सवाल यही आ जाता है कि अगर एम्प्लॉय की अगर डेथ ही हो जाती है तो क्या करोगे भाई? अगर एम्प्लॉय डाई कर जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के टाइम पे तो क्या होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट 8% के हिसाब से रिकवरी होगी। ठीक है। अब क्वेश्चन देख के तो लगेगा कि रिकवरी नहीं होगी, छूट मिल जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, वो लगेगा और उसके हिसाब से जो अमाउंट बनेगा उसको है लमसम अमाउंट जो बाद में मिलेगा एम्प्लॉय को उसमें से डिडक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। चलो अब आ जाते हैं बच्चे एक्स ग्रेसिया लमसम पेबल टू फैमिली। एक ये एक अलग टॉपिक स्टार्ट हो गया है। पिछले हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया कि एम्प्लॉय की अगर सर्विस के दौरान मौत हो जाती है तो क्या होता है। दूसरा हमने आपको पढ़ाया ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, जिसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, CGEGIS, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। एम्प्लॉय का हो एम्प्लॉयज का हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स ग्रेसिया लमसम है, ये क्या चीज है? एक्स ग्रेसिया, इसको समझो, ये वो अमाउंट है जो एम्प्लॉय की डेथ के बाद दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब एम्प्लॉय की डेथ सर्विस के ड्यूरेशन में होती है, इन सर्विस होती है। इन सर्विस समझ रहे हो ना आप? इन सर्विस का मतलब है जब सर्विस के दौरान अगर इनकी जो डेथ है वो होती है, जॉब करते टाइम होती है, तो उनकी फैमिली को पे किया जाता है। कंपनसेशन है, एक तरह से क्षतिपूर्ति है। एक्स ग्रेसिया लमसम इसको बोलते हैं। डेथ अगर एक्सीडेंट से हो जाती है तो बच्चों 25 लाख मिलते हैं। ठीक है। डेथ है अगर किससे होती है? एक्सीडेंट से, तो 25 लाख मिलते हैं। टेररिस्ट के कुछ अटैक्स होते हैं, अगर उसमें डेथ हो जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तो 25 लाख रुपए का प्रावधान है। तीसरा है कि डेथ कोई एनिमी एक्शन में हो जाती है, जैसे मान लो बॉर्डर पे या कोई नेशनल वॉर हो जाती है किसी कंट्री के साथ में और उसमें डेथ हो जाती है तो भी फिर ये 10 लाख बढ़ जाएगा बच्चों। फिर ये कितना हो जाएगा आपका? 35 लाख हो जाएगा। कितना हो जाता है उस टाइम पे? ये 35 लाख हो जाता है। एक टाइम पे और 35 लाख होता है अगर हाई एल्टीट्यूड में कोई जॉब करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और हाई एल्टीट्यूड में जॉब करने की वजह से कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स भी हो सकते हैं कि जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो डेथ को तो इन सर्विस माना जाएगा। बट अब जो कंपनसेशन है वो 25,000 नहीं होगा, वो 35,000 हो जाएगा, सॉरी 35 लाख हो जाएगा। 25 लाख नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा? 35 लाख हो जाएगा। तो ये चीज समझनी है और ये चीज आपने याद रखनी है। तो एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं कि क्या क्या कंडीशन है। जब एम्प्लॉय सर्विस के दौरान उनकी डेथ होती है तो कंपनसेशन है जो एक्स ग्रेसिया बोलते हैं उसको, कितना मिलेगा? एम्प्लॉय की डेथ एक्सीडेंट से होती है तो बच्चों 25 लाख, और अगर टेररिस्ट अटैक इन सब तरीकों से होती है तो 25 लाख। तो दोनों केस में 25 लाख। 35-35 लाख वाले केस हैं या तो कोई नेशनल वॉर के टाइम पे हुआ हो, बॉर्डर सिचुएशन ऐसी हुई हो तो 35 लाख मिलता है, या एम्प्लॉय की हाई एल्टीट्यूड की वजह से डेथ हो जाती है, वो सर्विस के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में भी 35 लाख का प्रावधान है। ठीक है। चाहे वो नेचुरल डिजास्टर ही क्यों ना रहा हो, बट हाई एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब एक लास्ट केस है जिसमें सबसे ज्यादा मिलता है, जिसको 35 लाख से बढ़ा के 45 लाख किया गया है। तो 45 लाख वाला क्या केस है आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे पढ़ लोगे आप। एवैक्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्रॉम अ वॉर टॉर्न जोन इन फॉरेन कंट्री। जैसे यूक्रेन में आपको पता है सिचुएशन हुई थी, तो इंडियंस को उस टाइम पे वहां से इवैक्यूएट किया था, बाहर निकाला था, अपने देश लेके आए थे। अगर उसके ड्यूरेशन के दौरान अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता या जैसे भी इसमें कंसीडर करेंगे केस को, तो जो कंपनसेशन है दैट इज एक्स ग्रेशिया वो मिलेगा 45 लाख रुपए का। ठीक है। कितना लाख का अमाउंट का मिलता है? 45 लाख का मिलता है। तो 25 लाख के दो सिचुएशन है, 35 लाख की दो सिचुएशन है, और 45 लाख वाली अकेली सिचुएशन है, अकेला केस है जो हमने अभी आपको लिख के बताया है। ठीक है। तो 45 लाख तक मिल जाएंगे। अब एक नई चीज है, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं इसके बारे में। ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो अभी से स्टार्ट हो गया है बच्चों, दैट इज एमएसीपी। एमएसीपी क्या है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे। तो बच्चों एम से होता है मॉडिफाइड। क्या होता है एम से? मॉडिफाइड। ए से होता है एसेट। क्या होता है ए से? एसेट होता है। सी से होता है करियर, और पी से होता है प्रोग्रेशन। ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में जो एम्प्लॉय है उनको इसका पता है कि एमएससीपी क्या होता है। ठीक है। मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, पहले ये होता था एसीपी, दैट इज अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। फिर इसमें मॉडिफिकेशन की तो नाम इसको एमएससीपी कर दिया गया है, और चेंजेस हैं जो वो 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंगली, दैट इज 7th सेंट्रल पे कमीशन के अकॉर्डिंग है, जो आपका एप्लीकेबल हो जाता है
2016 से। लेकिन एमएससीपी के रिगार्डिंग जो चेंजेस हैं वो एप्लीकेबल होते हैं बच्चों आपके केवल 25 जुलाई 2016 से। ठीक है, कब से होते हैं? 25 जुलाई 2016 से है जो बेनिफिट्स आपके एप्लीकेबल हो जाते हैं, दैट इज मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम। ठीक है, अच्छा इसमें प्रोविजन क्या है? 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, कंटिन्यूस 10 साल की सर्विस है, कोई ब्रेक नहीं है, तो एमएससीपी बेनिफिट मिलता है, 20 ईयर में मिलता है और 30 ईयर में मिलता है। अब एमएससीपी में होता क्या है, जो आपका नेक्स्ट पे लेवल है आप उसके अंदर चले जाते हो, तो इस तरह से आपका लेवल बढ़ जाता है सैलरी का। पे मैट्रिक्स में जो न्यू पे लेवल है नेक्स्ट वाला, उसमें आप चले जाते हो। किस किस पर एप्लीकेबल है? ये सब पर एप्लीकेबल है, चाहे ग्रुप बी के हो, चाहे सी के हो, चाहे ए के हो। लेकिन ए में अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की सर्विस का कोई एम्प्लॉय है, ए क्लास ऑफिसर, तो उनको इसका बेनिफिट नहीं मिलता। मतलब कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स के अलावा ए क्लास के सारे ए क्लास, सारे के सारे बी क्लास, सारे के सारे सी क्लास एम्प्लॉयज आर एलिजिबल। ठीक है, इसके लिए क्या है, वो एलिजिबल रहते हैं। बेनिफिट देखो भाई, एमएससीपी की कंडीशन का क्या बेनिफिट मिलता है, फायदे क्या है एमएससीपी के? 10, 20, 30 साल में आपको करियर प्रोग्रेशन मिल जाता है, 10 साल की सर्विस पे, 20 साल की सर्विस पे, 30 साल की सर्विस पे, और ये पे लेवल 15 तक एप्लीकेबल है, तो एक अच्छी बात है। कोई एम्प्लॉय लेवल 7 पे है तो 7 से 8, 9, 10 जैसे जैसे जो भी प्रोविजंस है उसके हिसाब से उसकी प्रमोशन हो सकती है। ठीक है, और फिक्सेशन भी होती है। अब ये तो बेसिक सी बात है, आपका लेवल है, आपका पे लेवल है, चेंज हुआ है, तो सैलरी आपकी बढ़नी चाहिए, पे को फिक्स करना चाहिए। तो पे फिक्सेशन का आजकल क्या होता है, पे फिक्सेशन के लिए पहले ही आपसे ऑप्शन मांग लिया जाता है, और उस ऑप्शन के अंदर आप बता देते हो कि आपको किस तरह से चूज करना है। और जो ये ऑप्शन है, जो ये रूल है पे फिक्सेशन का अंडर एमएससीपी, अगर 1 जनवरी 2016 के बाद या 1 जनवरी 2016 को आपने ज्वाइन किया है, पे फिक्स करानी है, तो आपको सीसीएस रूल्स के जो रिवाइज्ड पे रूल्स हैं 2016 वो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर रूल 13 के अंदर आपको ये बात बताई गई है। रूल 13 में फिक्सेशन ऑफ पे के बारे में बताया गया है। ठीक है, चल अब ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं है। बेंचमार्क का मतलब है कि मिनिमम कितना होना चाहिए आपका एमएससीपी के लिए बेंचमार्क। आपको मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन का बेनिफिट लेना है, तो मिनिमम बेंचमार्क है जो वो कितना होना चाहिए आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल का, तो वो वेरी गुड एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? वेरी गुड होना चाहिए। और अगर वो वेरी गुड नहीं है तो आपके जो बेनिफिट्स हैं वो आपके जूनियर को दे दिए जाएंगे, जैसा हमने लास्ट क्लास में आपको बताया। ठीक है, या आपको क्या है, सरपास करके नेक्स्ट जो एम्प्लॉय है, जो आपके लास्ट सीनियर है, आपके बाद सीनियर है, उनको फिर कंसीडर कर लिया जाता है। तो इस हिसाब से बेंचमार्क आपको पता लग गया। पेपर में भी आया सवाल है, नीटर एसओ में आया था, ये वेरी गुड मार्क, वेरी गुड होना चाहिए। ठीक है, बेंचमार्क ये एमएससीपी के लिए। तो ये कुछ ऐसे सवाल है, एक एम्प्लॉय का वो पूछा था आपसे, 10 साल, 20 साल, 30 साल के गैप से होती है एमएससीपी, ये भी प्रोविजन था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो देखो बच्चों, क्रैश कोर्स का कोर्स है, रेगुलरली ऐसे ही चलेगी, लॉन्ग लॉन्ग क्लासेस होंगी, और आपका सिलेबस है, आपको लगेगा अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी पहले कभी करी है कि आपका जो प्रिपरेशन है, आपका जो रिवीजन है, वो एक बूस्टअप लेवल का हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं क्लास को, कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। तो देखो बच्चों, अब नया टॉपिक देख लेते हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स। अब कुछ कैंडिडेट्स को लगेगा कि गवर्नमेंट क्वार्टर्स तो सीसीएस रूल्स में नहीं आता, आप क्यों पढ़ा रहे हो ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स। तो देखो, लास्ट एमसीआरई के अंदर आपने देखा कि कुछ ऐसे टॉपिक थे जो अनप्रेडिक्टेड थे, पिछले वाले एम्स में आपको सीआरई में देखने को नहीं मिले, लेकिन इस बार देखने को मिल गए थे, है ना। जैसे कि आपके मेडिकल अटेंडेंस के रूल्स हैं, तो ऐसे ही पॉसिबिलिटी है कि कभी इस टाइप से भी क्वेश्चंस ना पूछ ले। तो टॉपिक ये काफी बड़ा है गवर्नमेंट क्वार्टर्स का, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे बताएं, कुछ क्वेश्चंस मॉक के अंदर करवाएं, ताकि अगर गवर्नमेंट क्वार्टर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाओगे। तो देखो, ये लेवल के अकॉर्डिंग मिलते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स। लेवल कौन सा? जो आपका पे लेवल होता है, जो आपका पे स्केल होता है। तो अकॉर्डिंग टू लेवल इन द पे मैट्रिक्स, बट आप क्या कर सकते हो, बिड कर सकते हो एक टाइप लोअर अपने अकोमोडेशन से। मान के चलो आपको एलिजिबल हो टाइप 4 के लिए, तो आप एक अकोमोडेशन जो है डाउन आप रख सकते हो। ठीक है, डाउन का मतलब क्या हुआ,
जैसे कि मान लो आप लेवल 4 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप उसमें लेवल 2 या 3 का जो भी जहां पे इंस्टीट्यूशन के अंदर है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लेवल 6 पे हो तो लेवल 5 में आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से ये बताना चाहते हैं, ठीक है। तो वन टाइप क्या कर सकते हैं, वन टाइप लोअर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर कोई एप्लीकेंट है 5 साल तक सर्व करता है सेम स्टेशन पर 1 जनवरी तक, 1 जनवरी तक अगर कोई एम्प्लाई सेम स्टेशन पर 5 साल तक सर्व करता है तो उसको 1 ईयर का एज मिल जाता है। 1 ईयर का एज मिल जाता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से, ठीक है। एज का मतलब क्या हुआ, एक तरह से उनको 1 ईयर का बेनिफिट मिल जाता है। जब वेटिंग लिस्ट बनेगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंगली तो उसको 1 साल ऊपर है जो उसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि उन्हें 1 ईयर एज ओवर डेट ऑफ ज्वाइनिंग वेटिंग लिस्ट में मिल जाता है 5 साल की सर्विंग पर, ठीक है। चलो, इंटर से सीनियोरिटी का मतलब है टाइप 4 के स्पेशल जो क्वार्टर्स हैं उनमें बताएंगे हम आपको। तो देखो ये क्या है, डेट ऑफ प्रियोरिटी अगर सेम होती है तो सीनियोरिटी की बात करेंगे। अगर मान लो प्रियोरिटी डेट, जब जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया अगर डेट ऑफ प्रियोरिटी उनकी सेम है तो हायर पे है उसको सीनियर माना जाएगा, जिसकी पे ज्यादा है उसको सीनियर माना जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई डेट ऑफ प्रियोरिटी और पे भी उनकी सेम हो जाए। अभी तो हमने बात की थी कि प्रियोरिटी सेम है केवल, तो पे ज्यादा वाले को दे दिया। अब हम कहते हैं कि प्रियोरिटी और पे भी सेम हो जाए तो टाई केस को कैसे सॉल्व करेंगे, जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले होगी। अब मान लो आप प्रियोरिटी भी सेम है, पे भी सेम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी सेम है, तो कैसे करेंगे, जिसकी रिटायरमेंट, ठीक है, डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो ये सीनियोरिटी निकालने का तरीका है। टाइप 4 की स्पेशल क्वार्टर्स के अंदर में डेट ऑफ प्रियोरिटी के हिसाब से हायर पे वाला आ जाएगा, जिसकी पे और प्रियोरिटी सेम है डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाला आ जाएगा, जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रियोरिटी और पे तीनों सेम है उसका डेट ऑफ रिटायरमेंट के अकॉर्डिंगली सीनियोरिटी डिसाइड होती है, ठीक है। अब देखो दो अलॉटीज है, ये सारे के सारे ना क्वेश्चन हैं लेकिन हमने आपको समझाने के फॉर्म में थ्योरेटिकल बनाए हुए हैं। दो अलॉटीज हैं और वो कर लेते हैं शादी, ठीक है। तो एक अलॉटी को चाहे हस्बैंड को चाहे वाइफ को सरेंडर करना पड़ेगा अपना मकान, अपना जो अकोमोडेशन है जो गवर्नमेंट ने दिया है, और उसका जो टाइम है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कितने दिन के अंदर करना है, तो बच्चों 1 महीने के अंदर करना है, ठीक है। कितने दिन के अंदर उसको सरेंडर करना होता है, मकान खाली करना होता है। अगर दो अलॉटीज हैं और दोनों के दोनों अलॉटीज मैरिज कर लेते हैं, मैरिड हो जाते हैं, तो एक अलॉटी को सरेंडर करना पड़ेगा, चाहे हस्बैंड सरेंडर करे या वाइफ सरेंडर करे। और टाइम इसका बताइए आपको 1 महीने के अंदर करना है, ठीक है। अब अगर मान लो अलॉटमेंट को आपने एक्सेप्ट करना है तो ये आपका रूल नंबर 15 के अंदर बात बताई गई है। रूल नंबर 15 के अंदर क्या बात बताई गई है, रूल नंबर 15 के अंदर बताया गया है कि एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटमेंट। और बच्चों ये 8 दिन होता है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जब आपका आपकी अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ जाता है तो उससे लेके 8 दिन के अंदर अंदर आपको क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटमेंट देना पड़ता है। अब देखो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स, तो कुछ ऑटोनॉमस हैं, एम्स है या और ऑटोनॉमस है, निटर है, उनके हाउस अलॉटमेंट के रूल में थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकता है, ठीक है। पॉलिसी यहाँ पे 8 दिन की हो सकता है वो आपको 10 दिन देते हो, आपको 15 दिन देते हो। बट अगर आपसे सीसीएस रूल्स में पेपर में पूछा जाएगा और मेंशन किया जाएगा जो जीपीआरए रूल, तो आपने बताना है 8 दिन के अंदर अंदर अलॉटमेंट करना है, ठीक है, एक्सेप्टेंस। चलो मान लेते हैं दिल्ली के अंदर गैरेज का अलॉटमेंट वैसे तो साथ में होता है टाइप 5A में और 5B में, अलॉटमेंट ऑफ गैरेज फॉर टाइप 5A और टाइप 5B दिल्ली के अंदर। बट अगर गैरेज नॉट अवेलेबल तो उनको अलॉटमेंट ऑफ गैरेज कराना पड़ता है। गैरेज जैसे मकान मिलता है, मकान के साथ में अगर गैरेज है वेल एंड गुड, लेकिन टाइप 5A और 5B के जो एम्प्लॉयज हैं दिल्ली के अंदर, अगर उनको अलॉटमेंट के जो अकोमोडेशन है उसमें गैराज नहीं है तो उनको अलग से गैराज अलॉट करने का प्रोविजन है, ठीक है। उसी प्रेमिसेस में नियर बाई गैराज का प्रोविजन है जो दिया जाना चाहिए, ये बात आपको समझानी है। अब कुछ पूल हैं, पूल तो बहुत सारे हैं, सेक्रेटरीज का अपना पूल होता है, लीगल जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका अलग पूल होता है,
मेडिकल ग्राउंड पे अलग पूल होता है, लेडीज का अलग पूल होता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो लेडीज के बारे में है, सेपरेट पूल फॉर कैटेगरी एम्प्लॉइज। तो कौन से कैटेगराइज एम्प्लॉइज हैं जिनको मिलता है, तो लेडीज पूल होता है बच्चों, और एक होता है सिंगल लेडी ऑफिसर। अब सिंगल लेडी ऑफिसर अगर कोई विडो है, अगर कोई विडो भी है ना, तो उसको भी सिंगल लेडी ऑफिसर माना जाता है, और कोई अनमैरिड है वो भी सिंगल लेडी ऑफिसर ही माना जाएगा। ठीक है, तो लेडीज पूल हो जाएगा आपका, सिंगल लेडी ऑफिसर पूल हो जाएगा लेडीज पूल के अंदर से ही। लेकिन जैसे मान लो ये लेडीज पूल है पहले वाला, तो लेडीज पूल में क्या है, लेडीज पूल में मान लेते हैं हम 50 अकोमोडेशन है, तो 50 में से भी सिंगल लेडी ऑफिसर्स के लिए रखा जाएगा, तभी हमने लिखा है फ्रॉम लेडीज पूल। मैरिड लेडी ऑफिसर का और सिंगल लेडी का जो रेशो है पुलिंग का, वो 2:1 होता है। 2:1 का मतलब क्या होता है, मान के चलो आप अगर 3 मकान है, 3 अकोमोडेशन है, तो 2 अकोमोडेशन रिजर्व रखे जाएंगे मैरिड लेडी ऑफिसर के लिए, चाहे वो विडो हो, क्योंकि विडो टू बी कंसीडर्ड एज, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, विडो टू बी कंसीडर एज सिंगल लेडी ऑफिसर। तो 2 मकान है जो मैरिड लेडी ऑफिसर को मिलेंगे, और 1 मकान है वो सिंगल लेडी ऑफिसर को मिलेंगे। तो बच्चों सीसीएस रूल्स का क्रैश कोर्स करा रहे हैं, कोई भी एग्जाम है आपका डेफिनेटली काम में आएगा, जरूर आप याद करोगे मनत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। तो अगर अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया है और अपना एक रिव्यू अंदर नहीं डाला है कमेंट्स में यूट्यूब चैनल के अंदर, तो प्लीज आप अपने कमेंट्स पुट करें, कोई सजेशन होता है तो सजेशन को आपके ध्यान में रखा जाएगा। जीपीआरए रूल अलॉटमेंट की बात करते हैं, तो जीपीआरए रूल 2017। अब ये जीपीआरए होता क्या है, जीपीआरए होता है आपका जनरल पूल रेजिडेंशियल, जी से जनरल, पी से पूल, ठीक है, जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन। ठीक है, 2017 में ये रूल आए थे, और इनको पूछा जाता है लागू कब से किया गया, तो लागू इनको किया गया 16 जून 2017 से। तो आपसे अगर पूछा जाएगा व्हेन विल जीपीआरए रूल्स 2017 केम इनटू फोर्स, तो आपने बोलना 16 जून 2017 से गवर्नमेंट जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ये रूल्स हैं वो लागू हुए थे। ठीक है, अब इन रूल्स के अंदर ना एक डेफिनेशन आती है डैमेज। ये डैमेज के बारे में पूछते हैं कि भाई डैमेज का क्या मतलब है। डैमेज का मतलब है कि ऐसी कंपेंसेशन जो लेवाई की जाती है, ठीक है, जो उस पर लेवाई की जाती है मल्टीपल्स ऑफ लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस के मल्टीपल्स में उसको, जैसे मान लो लाइसेंस फीस 1000 रुपए है, तो उसके मल्टीपल्स में 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, एक तरह से क्षतिपूर्ति है ये जो डैमेजेस अनऑथराइज ऑक्यूपेशन से ली जाती है या सब लेटिंग से ली जाती है। ठीक है, अगर वो उस मकान के 1 रूम को, 2 रूम को, हाफ को या पूरी तरह से सबलेट करते हैं, किराए पर देते हैं गवर्नमेंट अकोमोडेशन को। आपको पता है गवर्नमेंट अकोमोडेशन को किराए पर देने का प्रोविजन नहीं होता है, तो कंपनसेशन लेवाई की जाती है लाइसेंस फीस के अकॉर्डिंग, मतलब एक तरह से ये पेनल्टी होता है डैमेज। तो उसको वो यही कहेंगे कि भाई आपने गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को डैमेज किया है सबलेट करके या फिर उसको अनऑथराइज ऑक्यूपाई करके। ठीक है, इमीडिएट रिलेशन का सवाल आता है। इमीडिएट रिलेशन होता है बिल्कुल नजदीकी रिश्तेदारी। तो नजदीकी रिश्तेदारी में कौन कौन आते हैं, ग्रैंडफादर भी आ जाता है, सन इन लॉ आ जाता है, डॉटर इन लॉ आ जाता है, फादर इन लॉ आ जाता है, ये इमीडिएट रिलेशन में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इमीडिएट रिलेशन में कौन आता है, तो आपका यही आंसर निकलेगा। ठीक है, इमीडिएट रिलेशन। लेकिन पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाई बताओ इनमें से कोई नहीं है, तो 2-3 ऑप्शन तो आपको ये दे देंगे जो है, एक ऑप्शन दे देंगे जैसे चिल्ड्रंस है। ठीक है, तो ये चिल्ड्रंस है, ये आपके इमीडिएट रिलेशन के अंदर नहीं आते। क्लियर हो गया, इमीडिएट रिलेशन में कौन इंक्लूड नहीं होता, बच्चे नहीं आते। ग्रैंडफादर हो सकते हैं, सन इन लॉ हो सकते हैं, डॉटर इन लॉ हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं। चलो एक आगे क्वेश्चन और पूछेंगे इमीडिएट रिलेशन का आपसे, सिंगल क्वेश्चन ही है, तो इस पॉइंट को याद रखना, हमने कौन कौन से बताए थे। सबलेटिंग, सबलेटिंग वही है लेटिंग आउट ऑफ जीपीआरए पार्टली और फ्रीली होली टू एनी पर्सन आउटसाइड अलॉटीज फैमिली एंड इमीडिएट रिलेशन। अपनी जो फैमिली और इमीडिएट रिलेशन वाले देखिए आपने सास ससुर साला इस तरह से जो थे ये, अगर इनके अलावा आप किसी को रखते हो तो वो लेटिंग का केस होगा, सबलेटिंग का। सबलेटिंग मतलब किराए पे देना। तो सबलेटिंग अगर कोई करता है तो उसका प्रोविजन आपको पता है, डैमेजेस हमने पढ़ाया है, मल्टीपल्स ऑफ लाइसेंस फीस उनसे चार्ज किया जाता है। टाइप ऑफ अकोमोडेशन अगर जीपीआरए रूल के अंदर आते हैं तो कितने तरह के मकान हैं जो अलॉट किए जाते हैं, तो बच्चों 11 तरह के मकान होते हैं जो अलॉट किए जाते हैं, जिसमें से लोअर अकोमोडेशन होता है 1 से लेके 4 तक। और ये हमने ना क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, जो हमारे कोर्स वाले मेंबर्स हैं उनसे ये
मॉक के अंदर पूछा हुआ है कि लोअर अकोमोडेशन में कौन आते हैं 1 से लेके 4 तक, और अपर अकोमोडेशन में 4 से 8 तक आते हैं। तो 4 का स्पेशल भी होता है, एक एस लिखा होगा। क्या लिखा होगा? 4 ब्रैकेट में एस लिखा होगा कैपिटल में, उसका मतलब है स्पेशल। हमने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया। तो 11 तरह के अकोमोडेशन में लोअर अकोमोडेशन में 4 आते हैं 1 से लेके 4 तक, और अपर अकोमोडेशन में आते हैं 4 स्पेशल से लेके 8 तक। याद रखना है आपने, ठीक है। अगर कोई वर्किंग गर्ल है, हॉस्टल में रहना चाहती है, एलिजिबिलिटी क्या बनेगी उसकी? सैलरी के हिसाब से। तो देखो, सैलरी के हिसाब से वर्किंग गर्ल हॉस्टल की अकोमोडेशन नहीं मिलती, तो ये कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक है। और टाइप 8 में जो एलिजिबल होते हैं, एक सवाल ये है नेक्स्ट जो आपका, ये तो नो लिमिट हो गया। एक ये पूछा है कि टाइप 8 में कौन एलिजिबल होता है। तो टाइप 8 में ना 2 ही लेवल आते हैं, पे लेवल 17 और पे लेवल 18। 17 एंड 18 आर द 2 पे लेवल्स विच आर इंक्लूडेड इन टाइप 8 accommodations of GPRA रूल्स। तो टाइप 8 है जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है, पे लेवल 17 और 18 के एम्प्लॉयज के लिए केवल, ठीक है। लाइसेंस फीस के बारे में पूछा जाता है। लाइसेंस फीस क्या होती है? एक ऐसी फीस है जो मंथली पे की जाती है किसी अकोमोडेशन को जब आपको अलॉट किया जाता है तो, ठीक है। एक ऐसी फीस होती है जो मंथली पे की जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ अकोमोडेशन अलॉटेड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ऑटोमेटेड सिस्टम भी होता है अलॉटमेंट में, जिसको एएस से बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस सिस्टम को? एएस से। एक तो मैनुअल सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट होता है और दूसरा होता है ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट। तो ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ अलॉटमेंट आपका लागू होता है बच्चों 1 दिसंबर 2010 से। तो अगर सवाल आता है कब से लागू हुआ, तो डेफिनेटली आपने आंसर करना है कि ये 1 दिसंबर 2010 से है जो लागू हुआ, ठीक है। टाइम लिमिट का अगर पूछा जाता है कि कोई अलॉटी है जिसको मकान अलॉट हुआ है, गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलने वाला है, कितने दिन का टाइम होता है, ये हमने आपसे पहले बताया हुआ है, इसलिए आपको बोला था इसको याद रखना, हम आगे पूछेंगे, ठीक है। तो 8 दिन के अंदर अंदर उस अलॉटमेंट को आप लोगों ने एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, और जो लाइसेंस फीस है या पेनल्टी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। टाइम लिमिट टू एन ऑफिसर टू एक्सेप्ट गैरेज अलॉटमेंट। तो देखो, गैराज का क्या है? गैराज का अगर कोई पूछेगा तो आपको लगेगा शायद इसका भी डिफर होगा, लेकिन ये एज इट इज है, विद इन 8 डेज, 8 दिन के अंदर अंदर, 8 दिन के अंदर अंदर ही आपको टाइम लिमिट दी जाती है अगर आपको हाउस अलॉट हुआ है कि आप उस अलॉटमेंट को एक्सेप्ट करो, और अगर गैराज अलॉट हुआ है तो उसका भी सेम 8 दिन रखा गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि भाई आपने मिनिमम सर्विस पीरियड बताना है। कोई टेम्परेरी स्टेटस का एम्प्लॉय है, अगर उसको अलॉटमेंट में कंसीडर करना है, अकोमोडेशन उसको देना है, गवर्नमेंट हाउसेज उसको देना है, तो एज पर जीपीआरए रूल 2017 जो आपका जून 2017 से लागू होते हैं, कितने साल की मिनिमम सर्विस है जो उसके टेम्परेरी स्टेटस एम्प्लॉय की होनी चाहिए, वो परमानेंट नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि 3 ईयर मिनिमम चाहिए होते हैं। कितने साल चाहिए होते हैं? 3 ईयर है जो मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए, ठीक है। चल, दूसरा सवाल पूछा जाता है, ओवरऑल सीलिंग बतानी है आपने अलॉटमेंट की आउट ऑफ टर्न। एक कैटेगरी होती है आउट ऑफ टर्न, इसमें कौन कौन से होते हैं? अडोक वाले होते हैं, मेडिकल ग्राउंड वाले होते हैं, सिक्योरिटी पर्पज वाले भी होते हैं कुछ सिक्योरिटी ग्राउंड बेसिस पे। तो आउट ऑफ टर्न की जो परसेंटेज है टोटल मकानों के अलॉटमेंट की, उसका कितना होता है ये पूछना चाहता है एग्जामिनर। तो बताओ आउट ऑफ टर्न, ये 5% वैकेंसीज होती हैं ईच टाइप इन अ ईयर। एक साल के अंदर जितने मकान वेकेट हैं, हर कैटेगरी में 5% की वैकेंसीज आर फॉर आउट ऑफ टर्न एम्प्लॉयज। बस इतना सा याद रखना है आप, ठीक है। चल, रेशियो ऑफ वैकेंसीज अंडर रिजर्वेशन कैटेगरी टू एससी एंड एसटी एम्प्लॉयज टाइप 1 to 4। टाइप 1 to 4 आपको पता है लोअर उसमें आते हैं अकोमोडेशन में, और टाइप 4 स्पेशल से लेके टाइप 8 तक आते हैं अपर अकोमोडेशन में। तो लोअर अकोमोडेशन में भी एससी एसटी का रिजर्वेशन होता है, तो एससी और एसटी का रेशो कितना होगा उस रिजर्वेशन का, ये पूछा है सवाल। तो बच्चों इसका आंसर होगा 2:1। कहने का मतलब है जब 2 शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट को मकान मिलेगा, उसके बाद एक एसटी कैंडिडेट को मिलेगा। बाद नहीं कह सकते, बट ऐसे कह सकते हैं कि मान लो 3 मकान खाली हैं, तो 2 रिजर्व हैं एससी कैटेगरीज के लिए और 1 है एसटी के लिए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब परसेंटेज का पूछा है, टाइप 1 और 2 में एससी एसटी का कितना होता है। ये हमने सवाल इसीलिए एक जगह लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 10% जो है रिजर्व होता है टाइप 1 एंड टाइप 2 में एससी एसटी दोनों के लिए।
और टाइप 3 और 4 में SC/ST के लिए कितना होता है, इसमें होता है 5%। ठीक है, और आउट ऑफ टर्न वाले कितने परसेंट होता है, 5% ऑफ वैकेंसीज इन अ ईयर इन एवरी कैटेगरी ऑफ अकोमोडेशन। हर एक अकोमोडेशन की कैटेगरी में 5% वैकेंसीज पूरे साल के अंदर अंदर रिजर्व होती हैं आउट ऑफ टर्न कैटेगरीज के लिए, जो अडॉक के लिए होता है, मेडिकल बेसिस वालों के लिए होता है, और कोई सिक्योरिटी ग्राउंड है अगर किसी का, उसके लिए होता है। ऑन टेक्निकल रेजिनेशन, सवाल है ये पूछे हमने थोड़े मेथड से हैं। ऑन टेक्निकल रेजिनेशन आपने बताना है कोई अलॉटी है, उसको परमिट कर दिया कि भाई आप मकान में रह सकते हो, तो पहली बात तो ये ऐसा होता है या नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। अगर आपका टेक्निकल रिजाइन है और आपके पास गवर्नमेंट अकोमोडेशन है तो 6 महीने तक आप उसको अपने पास रख सकते हो। ठीक है, 2 महीने रख सकते हो, 3 महीने रख सकते हो, 6 महीने मैक्सिमम। ये बात आपके रूल नंबर 40 में बताई गई है GPRA 2017 के। तो आपसे बस यही पूछा जाएगा कि रूल नंबर क्या है, या आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई कितने टाइम तक रिटेन कर सकता है, या ये पूछा जाएगा कि कौन है ऐसा जो रिटेन कर सकता है। टेक्निकल रिजाइन, रिजाइन तो टेक्निकल रिजाइन वाला कर सकता है, रिजाइन वाला नहीं कर सकता रिटेन। मैक्सिमम कंसेशन पीरियड पूछा जाता है रिटेंशन का GPRA के अंदर। ये तो आपने बिल्कुल याद रख लेना है कि रिटायरमेंट की लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट का केस हो या कोई भी केस हो, आप कितने दिन तक रिटेन कर सकते हो गवर्नमेंट अकोमोडेशन को आफ्टर रिटायरमेंट भी, ये है 6 महीने। कहीं पे ऑप्शन 180 दिन लिखा मिलेगा, कहीं पे 6 महीने लिखा मिलेगा। तो बस आपने याद रखना है, रिटेंशन इन GPRA परमिटेड मैक्सिमम अप टू 6 मंथ, चाहे टेक्निकल रेजिग्नेशन हो, लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट हो, कुछ भी। परमिसिबल पीरियड ऑफ रिटेंशन का बताना है अगर अलॉटी स्टडी लीव पर है तो। ये भी अच्छा सवाल है। स्टडी लीव पर है तो देखो, या तो जितने टाइम की स्टडी लीव है उतने टाइम तक वो रख सकता है, या फिर 2 साल तक रख सकता है। तो कुल मिला के यही हुआ, जो भी कम होगा, मान लो पढ़ने वो 3 साल के लिए गए हैं तो 2 साल मकान होल्ड कर पाएंगे, और मान लो वो पढ़ने ही 1 साल के लिए गए हैं तो 1 साल रिटेन कर पाएंगे। मतलब विच एवर इज लेस बिटवीन whichever is less among actual period of study leave and 2 years of service, 2 year of retention, जो भी कम होगा उतना आपको परमिशिबल पीरियड ऑफ रिटेंशन अलाउड होता है अकोमोडेशन का इन GPRA रूल टू एन न्यू अलॉटी, सॉरी टू एन अलॉटी इन केस ऑफ स्टडी लीव। मैक्सिमम टाइम ऑफ रिटेंशन बता दो भाई, जो लास्ट पोस्टिंग हो उनकी, और ऐसी पोस्टिंग हो जहां पे फैमिली नहीं रह सकती, तो कितने टाइम तक आप अपने हाउस को रिटेन कर सकते हो, 3 साल तक रिटेन कर सकते हो। ठीक है, ये अच्छी चीज लिखी हुई है, 3 साल तक रिटेंशन पीरियड है लास्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग से। ऑन हिज हर पोस्टिंग, अगर उसकी डिफरेंट जगह पे पोस्टिंग हो जाती है जहां पे फैमिली का पोस्टिंग स्टेशन नहीं होता है, 3 साल। अलॉटी अगर कोई एलिजिबल नहीं है चेंज ऑफ सेम टाइप ऑफ अकोमोडेशन के लिए, इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं आपको मिल गया टाइप 2 का मकान, टाइप 2 के हाउस के लिए अब आप एलिजिबल नहीं हो उसको चेंज करने के लिए। कब तक नहीं हो, 6 महीने ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट। अगर आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट में केवल 6 महीने बचे तो आपको चेंज नहीं करने देंगे। सेकेंड टाइम अगर आप रिक्वेस्ट डाल रहे हो चेंज करने की तो भी नहीं करने देंगे। रिक्वेस्ट आप कर चुके हो फिजिकल पोजेशन से पहले पहले अकोमोडेशन के, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, क्योंकि आपने तो वो अलॉटमेंट जो थी वो हाउस अपना एक्सेप्ट किया नहीं, उसके बाद आपको चेंज कर दिया। अब आप थोड़ी चेंज कर सकते हो, अब आप नॉट एलिजिबल हो फॉर चेंज ऑफ सेम टाइप ऑफ अकोमोडेशन। तो बस ये याद रखना है। ठीक है, डेथ हो जाती है अलॉटी की, अकोमोडेशन रेगुलराइज होता है या नहीं होता है, तो बिल्कुल होता है। किसको उसको होता है रेगुलराइज, कौन कौन रह सकता है फिर, स्पाउस को हो सकता है, उनके वाइफ को, हस्बैंड को, मैरिड डॉटर है अगर वो वर्किंग होती है किसी एलिजिबल ऑफिस में। ठीक है, और ऐसे ही डॉटर इन लॉ है वो भी, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं किसी ऑफिस में हैं और ये इनके मैरिड डॉटर हैं या डॉटर इन लॉ हैं या उनके स्पाउस हैं, तो कोई भी है वो डेथ ऑफ अलॉटी के केस में अकोमोडेशन को रेगुलराइज करा सकता है अपने पास, आप उसमें रह सकते हो। नॉट रेगुलराइज कब होगा, जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाएगी, तो ब्रदर को नहीं हो सकता भाई, ये याद रखना। ठीक है, ये लाइन हमने इसीलिए लिखी है कि ब्रदर नहीं चलेगा इस केस में। रिक्रूटमेंट, अब देखो GPRA का टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके अलावा ये क्वेश्चंस तो हम पूछ चुके हैं या पूछेंगे मॉक के अंदर, इससे ज्यादा क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मॉक टेस्ट स्पेशली अभी तक तो जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वीडियो अवेलेबल है। तो कोर्स के अंदर ये सारे के सारे मॉक्स आपको अवेलेबल हैं, आप मॉक देख के अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं।
तो रिक्रूटमेंट का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी पढ़ा देते हैं क्योंकि क्रैश कोर्स है आपको करा रहे हैं। तो मेथड्स पूछे जाते हैं रिक्रूटमेंट के। तो देखो बच्चों, एक तो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, एक होता है प्रमोशन, एक होता है डेपुटेशन, एक होता है री एम्प्लॉयमेंट, एक होता है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है एब्जॉर्प्शन। तो कोई पूछे आपसे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट कितने हैं, तो बस आपने बोलना 6 मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, डीआर, प्रमोशन, डेपुटेशन, री एम्प्लॉयमेंट, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है। पीरियड ऑफ प्रोबेशन, अच्छा सवाल आते हैं इनमें से, पीरियड ऑफ प्रोबेशन में से। तो देखो डीआर है, आप जैसे आप डीआर में ट्राई कर रहे हो, नेटर में कर रहे हो, एनआईटी जालंधर में सुपरिंटेंडेंट के लिए कर रहे हो, एमसीआरई में डब्ल्यू असिस्टेंट के लिए या किसी भी पोस्ट के लिए कर रहे हो, तो ग्रेड पे अगर आपका 76,000 से 7600 से कम 7600 है या उससे ज़्यादा है, तो और उसमें जो आपकी जो जॉब है उसके अंदर ट्रेनिंग भी इंक्लूड नहीं है, तो केवल 1 साल का प्रोबेशन होगा आपका। कितना होगा? केवल 1 साल का प्रोबेशन होगा। अगर आप रीएम्प्लॉयड हो जाते हो बिफोर सुपर एनुएशन तो आपका 2 साल का प्रोबेशन होता है, और अगर 7600 ग्रेड पे से कम का डीआर होता है कोई, जैसे आपका है, तो भी 2 साल है प्रोबेशन। ठीक है। तो 7600 ग्रेड पे से कम कम का 2 साल है, 7600 से ज्यादा अगर ट्रेनिंग इंक्लूड नहीं है तो 1 साल है, और री एम्प्लॉय होता है कोई एम्प्लॉय आफ्टर सुपर बिफोर सुपर एनुएशन, रिटायरमेंट से पहले, तो 2 साल है। अब ऐसा ही केस प्रोबेशन का आता है प्रमोशन के अंदर। तो प्रमोशन में क्या है, जब आप एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में चले जाते हो लेकिन ग्रुप आपका सेम होता है, जैसे बी ग्रुप से बी ग्रुप, ए सी ग्रुप से सी ग्रुप, ए ग्रुप से ए ग्रुप, तो इसमें क्या है, प्रोबेशन पीरियड नहीं होता है। क्लियर। दूसरा आ जाता है वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप। अब आपने क्या है, आप सी ग्रुप से बी में चले गए तो क्या होगा, आज आप एलडीसी हो एम्स के अंदर, कल को आप बी ग्रुप में डब्ल्यू बन जाते हो तो क्या होगा, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड या तो दिया होगा उसमें कि भाई इतना प्रोबेशन रहेगा, नहीं दिया है तो 2 साल। अगर उन्होंने पहले लिख दिया 1 साल तो 1 साल होगा, अगर कहीं नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि 2 साल ही होगा, ये याद रखना। ठीक है। तो देखो बच्चों, नॉन स्टॉप क्रैश कोर्स आपको करवा रहे हैं, डेफिनेटली काम आएगा ही आएगा आपका ये पेपर में। ठीक है। अब अपॉइंटमेंट अगर किसी की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, टेन्योर पे हो, या वो री एम्प्लॉय हुए हो रिटायरमेंट के बाद या एब्जॉर्प्शन के बाद, तो उनका प्रोबेशन कितना होता है, याद रखो, कॉन्ट्रैक्ट टर्म पे, टेन्योर टर्म पे, और री एम्प्लॉयमेंट आफ्टर सुपर एनुएशन। बिफोर सुपर एनुएशन तो 2 साल था, आफ्टर सुपर एनुएशन और एब्जॉर्प्शन तो कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं होता है, ये बात आपने समझ ली। ठीक है। तो देखो, ये क्लासेस आपको नॉन स्टॉप देखने को मिली, mannatofficial14@gmail.com है। व्हाट्सएप नंबर अब आपके लिए इजी हो गया है, कोर्स के इंफॉर्मेशन के लिए या किसी भी क्वेरी के लिए। तो आपको पता है व्हाट्सएप नंबर कितना है, डेफिनेटली पता होगा, लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे शायद उन्हें नहीं पता होगा। तो व्हाट्सएप नंबर है 8307314291। ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कोर्स से संबंधित या अपने किसी एडवर्टाइजमेंट से संबंधित जो भी क्वेरी होती है आप हमसे बात कर सकते हैं। केवल चैट अलाउड है या वॉइस मैसेज अलाउड है। कॉल अगर आप करोगे तो कॉल का कोई रिप्लाई नहीं होगा, और कंटिन्यूसली अगर आप कॉल करते हो तो नंबर फिर ब्लॉक हो सकता है। तो बेसिकली आपको पता है व्हाट्सएप ओनली चैट फैसिलिटी अवेलेबल है, वॉइस मैसेजेस आप भेज सकते हो अगर आपको टाइप करने में दिक्कत आती है। तो ये हमने क्रैश कोर्स की पहली क्लास ली है। पेपर में अभी टाइम है 10-12 दिन आपके इजीली हैं, 15 दिन का टाइम है करीब करीब। तो क्रैश कोर्स से संबंधित आपके क्या प्रोविजंस हैं, क्या रिमार्क्स हैं, आप बताना हमें, क्योंकि क्रैश कोर्स की ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल है फ्रीली। बाकी अगर आप चाहते हो तो ऐसे ही क्रैश कोर्स की वीडियो है जो हम अपने कोर्स के अंदर इंक्लूड कर देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू इन्फॉर्मेशन, तब तक थैंक यू एंड सी यू सून।